आज हम हमारे बैंकिंग सेक्टर जो हमने बात की थी बैंकिंग की, उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन क्या है। आरबीआई पूरे देश के बैंकों का मुख्य नियंत्रक है। वह नियामक बनाकर, निगरानी करके और ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही करके बैंकों को मैनेज करता है। तो आरबीआई के मुख्य उद्देश्य क्या है? महंगाई को नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बैंकिंग प्रणाली को सेफ रखना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। उसी के साथ हम बात करेंगे कि आरबीआई जो है बैंकों को कैसे नियंत्रित और मैनेज करता है। तो लाइसेंस देना, यानी कि कोई भी बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना शुरू नहीं हो सकता। ये आरबीआई यह जांच करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं, मालिक और प्रबंधन योग्य है या यूं ही फ्रॉड है, बैंक सुरक्षित तरह से काम कर पाएगा या नहीं। अगर नियम पूरे नहीं होते तो आरबीआई लाइसेंस नहीं देता है। नियम और कानून बनाना, यानी कि रूल और रेगुलेशन। तो आरबीआई बैंक के लिए नियम बनाता है, जैसे कि कितनी पूंजी रखनी जरूरी है, कितनी राशि रिजर्व में रखनी होगी, जैसे कि सीआरआर और एसएलआर में, और कितना जोखिम लिया जा सकता है। इससे बैंक ज़्यादा जोखिम नहीं लेते और सुरक्षित रहते हैं। नियमित निरीक्षण क्या है? तो आरबीआई समय समय पर बैंकों की जांच करता है, बैंकों की बैलेंस शीट लेता है, लोन देता है, वो एनपीए यानी कि जो खराब कर्ज है उसकी जांच करता है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो सुधार के निर्देश वो देता है। और एनपीए यानी कि खराब निगरानी कैसे रखता है? अगर बैंक ज़्यादा खराब लोन देता है तो आरबीआई उसे चेतावनी देता है कि बैंक को पूंजी बढ़ाने या सुधार करने को कहता है। ज़रूरत पड़े तो बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है। यह आरबीआई के पास पावर होती है। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो आरबीआई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जैसे कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और सीआरआर एसएलआर के माध्यम से। अब आपको यह है कि रेपो रेट क्या है, इसे जानना होगा। तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट बढ़ने पर तो ऋण महंगा होता है और महंगाई कम होती है, यानी कि जितना महंगा ऋण मिलेगा महंगाई उतनी ही कम होगी। और रेपो रेट घटती है तो ऋण सस्ता होता है और इससे विकास तेजी से होता है। उसी के साथ ब्याज दरों के जरिए नियंत्रण। तो आरबीआई ब्याज दरों को बदलकर देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों को नियंत्रित करता है। इसे मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण माना जाता है। यानी आरबीआई किसी भी उसको जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकता है और अर्थव्यवस्था और बैंकों को नियंत्रित इस प्रकार से करता है। रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो इसके लिए क्या क्या होता है, यानी कि बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है। बैंक ग्राहकों को महंगा लोन देते हैं, जिससे ऐसे हर किसी को लोन मिलने में नहीं मिल पाता है। लोग कम कर्ज लेते हैं और खर्चा कम होता है और अपेक्षाकृत महंगाई भी कम हो जाती है। जब आरबीआई रेपो रेट घटा देता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है, बैंक सस्ता लोन देते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च और निवेश करते हैं और अर्थव्यवस्था तेज हो जाती है। उसी के साथ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जिस दर पे आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, यानी कि एक दिन के लिए बैंक कैसे करते हैं कि आरबीआई को पैसा उधार दे देते हैं, यानी कि अगर ये दर बढ़ती है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। बाजार में नकदी कम होती है इससे। अगर ये दर घटती है तो बैंक बाजार में ज़्यादा लोन लेते हैं और नकदी इससे बढ़ जाती है। यानी कि एक दिन के लिए जैसे कि बैंक अपने पास पैसा रखता ही नहीं, उसे पता है कि डेली कोई निकालने वाला है ही नहीं, तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, थोड़ी बहुत राशि अपने पास रख के एक्स्ट्रा राशि होती है तो उसे एक रात के लिए आरबीआई को दे देता है और उस पर ब्याज ले लेता है। बैंक लोन और ईएमआई पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो जब आरबीआई दरें बदलता है तो होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और ईएमआई बदल जाती है। जो एफडी और सेविंग अकाउंट है उनकी ब्याज दर भी चेंज हो जाती है, यानी कि आरबीआई का फैसला सीधे आम जनता की जेब पर इम्पैक्ट डालता है। आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाकर या घटाकर महंगाई नियंत्रित करता है, खर्च और निवेश को प्रभावित भी करता है, बैंकिंग प्रणाली को बैलेंस रखता है, पूरी अर्थव्यवस्था को दिशा देता है।
इसलिए ब्याज दरें आरबीआई का सबसे शक्तिशाली हथियार मानी जाती है। संकट के समय सहायता, तो अगर कोई बैंक आर्थिक संकट में फंस जाए उस स्थिति में आरबीआई से आपातकालीन ऋण देता है ताकि बैंक बंद न हो और लोगों का पैसा सेफ रहे। दंड और कार्यवाही, तो अगर बैंक नियम तोड़े तो जुर्माना लगाया जाता है, नए लोन पर रोक लगाई जा सकती है और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सीआरआर और एसएलआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, बैंकों को जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, ये तो होता है सीआरआर। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये होता है एसएलआर, जो कि बैंकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करना होता है। उसी के साथ सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो, वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंकों द्वारा अपनी टोटल राशि का यानी कि एनडीटीएल का वह निश्चित हिस्सा है जिसे उन्हें अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है। और ये आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी और मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है, जिस पर बैंक को कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। उसी के साथ मतलब ऐसा है कि ये तो उठा के अलग रखना ही पड़ता है किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक के पास। सीआरआर के मुख्य बिंदु, तो इसका मुख्य उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना होता है, मुद्रा स्फीति को कम करना और बैंकों के पास नकदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। आरबीआई के पास जमा, तो ये पैसा आरबीआई के पास नकद के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, इसे बैंक लोन देने या निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और करंट रेट, आदित्य बिरला कैपिटल और ग्रो के अनुसार वर्तमान में सीआरआर 4.50% है। ये वाला जो है अपन कर चुके हैं, पर एक बार फिर से सीआरआर में वृद्धि, जब आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम हो जाता है, जिससे महंगाई नियंत्रित होती है। सीआरआर में कमी, जब आरबीआई सीआरआर कम करता है तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ती है और वे अधिक ऋण दे सकते हैं। ब्याज, इस आरक्षित राशि पर बैंकों को आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसकी गणना का फॉर्मूला ये कुछ है। इसी के साथ यदि किसी के बैंक के पास 1 लाख की कुल जमा राशि है तो सीआरआर दर 4.5% है, तो बैंक को 4,500 रुपये आरबीआई को नकद के रूप में देने होते हैं। उसी के साथ एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये कमर्शियली बैंकों के लिए अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा तरल संपत्ति जैसे कि नकद या सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में स्वयं के पास होता है, यानी कि आरबीआई के पास नहीं, वो खुद बैंक अपने पास रखता है। सुरक्षित रखने की अनिवार्य दर है। ये आरबीआई के कुछ नियम हैं तो उसके अकॉर्डिंग आता है। वर्तमान में एसएलआर दर 18% है, यानी कि फरवरी 2022-23 के अकॉर्डिंग। ये बैंक की लिक्विडिटी सुनिश्चित करता है, लोन प्रवाह नियंत्रित करता है और मुद्रास्फीति को मैनेज करता है। अब महंगाई नियंत्रण, आरबीआई का ये लक्ष्य है कि 4% जैसे कि महंगाई को नियंत्रित रखा जाए। ब्याज दरों में बदलाव करके महंगाई नियंत्रित हो सकती है, संतुलन विकास हो और स्थिरता भी बनी रहे। अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन क्या है, तो इसका मतलब है डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सही तरीके से नियंत्रण और संचालन करना। भारत में ये कार्य आरबीआई करता है। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, मुख्यतः डॉलर में। आरबीआई इन भंडारों को सुरक्षित और लाभकारी जगह निवेश करता है। ये भंडार आयात जैसे कि तेल, मशीनरी के भुगतान के लिए जरूरी होता है। ज़्यादा भंडार देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। रुपए की कीमत, तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले रोज बदलती है। अगर रुपया बहुत कमज़ोर हो जाए तो आयात महंगा हो जाता है और महंगाई बढ़ती है। ऐसे में आरबीआई क्या करता है, तो डॉलर बेचता है, बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, रुपया मजबूत होता है। अगर रुपया बहुत मजबूत हो जाए तो आरबीआई डॉलर खरीद सकता है ताकि निर्यात प्रभावित ना हो। आयात निर्यात संतुलन, तो आरबीआई विदेशी व्यापार में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, निर्यात बढ़े और आयात नियंत्रित रहे, इसके लिए स्थिर विनिमय दर आवश्यक है। अब एफईएमए के तहत नियंत्रण, यानी कि आरबीआई एफईएमए यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत विदेशी लेन देन को नियंत्रित करता है, विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की निगरानी करता है और विदेश में पैसा भेजने के नियम भी फिक्स करता है। और आर्थिक संकट में भूमिका, अगर वैश्विक संकट हो तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है और बाजार में स्थिरता बनाए रखता है। रुपए की तेज गिरावट को ये रोकता है।
सरकार का बैंक क्या है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक होता है। इसका मतलब है कि सरकार अपने ज़्यादातर वित्तीय लेन देन आरबीआई के माध्यम से करती है। सरकारी लेन देन का प्रबंधन सरकार की आय जैसे कि टैक्स आरबीआई के खातों में जमा होता है और सरकार के खर्च जैसे कि वेतन, योजनाएं, सब्सिडी आदि आरबीआई के माध्यम से किए जाते हैं। आरबीआई सरकार के लिए भुगतान और प्राप्ति का पूरा हिसाब रखता है। अब पब्लिक डेबिट ये क्या है? सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन। तो जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो सरकारी बॉन्ड जारी करती है। इन बॉन्ड को जारी करने और प्रबंधन का काम आरबीआई करता है। आरबीआई ब्याज दर और मूलधन के भुगतान की व्यवस्था भी कराता है। अब जो सरकार को ऋण देना होता है वो ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई सरकार को अल्पकालीन ऋण देता है। इसे वे एंड मीन्स एडवांस WMA कहा जाता है। और जैसे कि सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो सरकार आरबीआई को अनुरोध करती है, उनसे विनती करती है, फिर आरबीआई सरकारी बॉन्ड जारी करता है और ये बैंक निवेश बॉन्ड जो बैंक है या निवेशक है वो बॉन्ड खरीदते हैं। पैसा सरकार के खाते में जाता है। सरकार उस पैसे का उपयोग विकास कार्यों में करती है और तय सीमा पर सरकार ब्याज और मूलधन के साथ पैसे को वापस देती है। ऐसे बॉन्ड जारी होते हैं। उसके बाद आरबीआई की इसमें क्या रोल है? तो आरबीआई सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करता है। नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बॉन्ड बेचे जाते हैं, यानी कि जैसे कि हर कोई बोली लगाता है और उस पर बॉन्ड लिए जाते हैं। उसी के बाद निवेश कौन खरीदते हैं? तो निवेशक बैंक या बीमा कंपनियां या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर आम नागरिक खरीदते हैं। आर्थिक सलाहकार की भूमिका। तो आरबीआई सरकार को आर्थिक स्थिति पर सलाह देता है कि महंगाई, ब्याज दर, वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर सुझाव देता है। उसी के साथ नकदी प्रबंधन, सरकार के पास कब कितना पैसा है इसका प्रबंधन आरबीआई करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास खर्च के लिए पर्याप्त धन हो। संकट के समय आरबीआई की भूमिका। तो आपातकालीन ऋण देना, बाजार में नकदी बढ़ाना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य ये करता है। डिजिटल भुगतान में आरबीआई की क्या रोल है? तो आरबीआई भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनाने का कार्य करता है। आज यूपीआई, एटीएम कार्ड, नोट और जो नेट बैंकिंग जैसे सुविधा आरबीआई की निगरानी में भी चलती है। अब भुगतानी जो प्रणालियां हैं उनका नियमन, यानी कि आरबीआई इन प्रणालियों को नियंत्रित करता है। जैसे कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हमारी NEFT है, RTGS, IMPS और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट कंपनियां। आरबीआई जो है वो इन सब के लिए नियम बनाता है ताकि लेन देन सुरक्षित रहे। अब साइबर सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल फ्रॉड रोकने के नियम बनाना, OTP, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य करता है। बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश भी जो है हमारा आरबीआई वो देता है। ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत नई भुगतान कंपनियों को लाइसेंस देता है। डिजिटल पेमेंट कंपनियों की निगरानी भी करता है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान बनाना, छोटे दुकानदारों तक यूपीआई सुविधा पहुंचाना, कम लागत वाले भुगतान सिस्टम विकसित करना, नवाचार को बढ़ावा। तो यूपीआई जैसी विश्व स्तरीय प्रणालियों को समर्थन दिया गया है विश्व भर में। और CBDC डिजिटल रुपया का परीक्षण भी चल रहा है। फिनटेक कंपनियों के लिए नियामक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। तो यही खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।